हेलो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम आपको बताएंगे क्लास टेंथ का जो अगर आप 2024 का एग्जाम देने वाले हैं तो आज के इस वीडियो में हम आपको बताएंगे टोटल 100 ऑब्जेक्टिव। और 100 ऑब्जेक्टिव में अगर आपने इसमें से 50 का जवाब दे दिया तो समझिए बोर्ड एग्जाम में भी आप 50 का ऑब्जेक्टिव का जवाब दे पाइएगा और आपको 50% मार्क कोई नहीं काटेगा। तो चलिए शुरू करते हैं। तो हम सबसे पहले ऑब्जेक्टिव पर जाते हैं, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो हमारा सबसे फर्स्ट क्वेश्चन है, भारत माता कविता में भारत का कैसा चित्र प्रस्तुत किया गया है। भारत माता कविता में भारत का कैसा चित्र प्रस्तुत किया गया है। इसका ऑप्शन नंबर होगा सी, यथार्थ। कैसा? यथार्थ, सच्चा चित्र प्रस्तुत किया गया। दूसरा है, जातीय अस्मिता की दृष्टि से इतिहास का प्रवाह कैसा है। जातीय अस्मिता की दृष्टि से इतिहास का प्रवाह कैसा है। तो इसका ऑप्शन नंबर सी होगा, विच्छिन्न और अविच्छिन्न दोनों। आगे बढ़ते हैं। अगला हमारा प्रश्न है 3 नंबर। तीसरा प्रश्न हमारा है, ध्यान दीजिएगा, आधुनिक सभ्य समाज श्रम विभाजन को आवश्यक क्यों मानता है। आधुनिक सभ्य समाज श्रम विभाजन को आवश्यक क्यों मानता है। तो इसका ऑप्शन नंबर ये होगा, कार्यकुशलता के लिए। अगला श्रम विभाजन और जाति प्रथा पाठ बाबा साहब के किस भाषण का संपादित अंश है। तो इसका होगा ऑप्शन नंबर सी, एनिहिलेशन ऑफ कास्ट। क्या होगा? एनिहिलेशन ऑफ कास्ट। आगे बढ़ते हैं। अगला हमारा पांचवा प्रश्न है, ऐसे ही लड़के आगे चलकर गुंडे चोर डाकू बनते हैं। यह पंक्ति कहानी के किस पात्र ने कही, कौन ये बात बोला था। तो इसका उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, सेन साहब। ये बात सेन साहब जी बोले थे, ठीक है। अगला है, किस के अध्ययन क्षेत्र में भारत के कारण नवजीवन का संचार हो चुका है। किसके अध्ययन से? तो ऑप्शन नंबर ए, विधि शास्त्र के अध्ययन से भारत के नवजीवन का संचार हो चला है। आगे बढ़ते हैं। चलिए अगला हमारा 7 नंबर का प्रश्न, सातवां प्रश्न हमारा है, मगम्मा की बहू का क्या नाम है। ऑप्शन नंबर इसका ए होगा, नजम्मा। मगम्मा की बहू का नाम नजम्मा था, ठीक है। अगला है, ढहते विश्वास कहानी किस लेखक द्वारा अनुदित है। मतलब इस कहानी का अनुवाद हिंदी में कौन से लेखक किए थे। ऑप्शन नंबर ए होगा, राजेंद्र प्रसाद मिश्र, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न हमारा है, माँ कहानी, ठीक है। माँ कहानी किस लेखक द्वारा रचित है। श्रीनिवास सातकौरी होता, ईश्वर पेटलिकर, सुजाता। ऑप्शन नंबर होगा इसका सी, ईश्वर पेटलिकर। क्या होगा? ईश्वर पेटलिकर। चलिए आगे बढ़ते हैं अगला प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, मंगू की माँ की कितनी संतानें थी मंगू की माँ की। तो ऑप्शन नंबर होगा सी, मंगू की माँ की 4 संतानें थी, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, नगर कहानी किस भाषा से अनुदित है। कौन से भाषा से इसको हिंदी में अनुवाद किया गया। तो इसका ऑप्शन नंबर होगा बी, तमिल भाषा में। नगर कहानी जो है तमिल भाषा में अनुदित किया गया है, ठीक है। चलिए आगे आपका है, पपाती की उम्र क्या थी, ठीक है। पपाती की उम्र क्या थी, यहाँ पर होगा पपाती की उम्र क्या थी। तो पपाती की उम्र ऑप्शन नंबर सी, 12 वर्ष थी। पपाती की उम्र 12 वर्ष थी। आगे बढ़ते हैं। आगे है आपका, धरती कब तक घूमेगी कहानी किस लेखक द्वारा अनुदित है। सारा इंपोर्टेंट है, ध्यान दीजिएगा। धरती कब तक घूमेगी कहानी किस लेखक द्वारा अनुदित है। ऑप्शन नंबर बी होगा, सावरदैया, ठीक है। सावरदैया उन्हीं के द्वारा ये अनुवादित है। चलिए आगे बढ़ते हैं। 14 नंबर प्रश्न है, श्रम विभाजन और जाति प्रथा के लेखक कौन हैं। तो श्रम विभाजन और जाति प्रथा के लेखक ऑप्शन नंबर डी होगा, भीमराव अंबेडकर। ये संविधान भी लिखे थे, तो ध्यान रखिएगा, वो भी प्रश्न पूछा जाता है। अगले वीडियो में हम आपको बताएंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं 15 नंबर प्रश्न की ओर। 15 नंबर हमारा प्रश्न है, एक वृक्ष की हत्या कविता किस काव्य संग्रह से संकलित है। कौन से काव्य संग्रह। ऑप्शन नंबर सी होगा, इन दिनों। किस कविता संग्रह से? इन दिनों से लिया गया है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। चलिए अगला प्रश्न हमारा है, अगला प्रश्न है, गरीब बस्तियों में क्या हुआ। तो गरीब बस्तियों में ऑप्शन नंबर सी, धमाके से देवी जागरण हुआ। गरीब बस्तियों में धमाके से देवी जागरण हुआ। अगला है, सृष्टि विकास
सृष्टि की विकास थमा सृष्टि का विकास थमा का प्रथम अक्षर क्या है? तो इसका ऑप्शन नंबर सी होगा विफलता पर छल के आंसू। ठीक है, चलिए ऐसा ऐसा क्वेश्चन आपको दिया जा रहा है जो एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट, तो ध्यान रखिएगा। आपका 18 नंबर प्रश्न, 18 नंबर प्रश्न पर आ गया आपका, बिल्कुल समय बहुत कम लेंगे, ध्यान दीजिएगा। लौट कर आऊंगा फिर कविता किस कवि द्वारा भाव आंतरित है? लौट कर आऊंगा कविता किस कवि द्वारा? ऑप्शन नंबर सी होगा प्रयाग शुक्ल। ठीक है, लौट कर आऊंगा फिर कविता किस कवि द्वारा भावांतरित है? देखिए इनका लेखक जीवनानंद दास है, लेकिन भावांतरित प्रयाग शुक्ल होगा, ये ऑप्शन नंबर सी सही है। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी इसका प्रयाग शुक्ल सही है। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे हमारा है 19 नंबर प्रश्न और इंपॉर्टेंट प्रश्न, मेरे बिना तुम प्रभु किस भाषा से अनुवादित है? ऑप्शन नंबर होगा बी जर्मन भाषा से अनुवादित है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न हमारा है 20 नंबर का प्रश्न है, दही वाली मगम्मा कहानी किस लेखक द्वारा रचित है? तो दही वाली मगम्मा कहानी श्रीनिवास द्वारा रचित है, श्रीनिवास इनका लेखक है। ठीक है, चलिए उसके बाद है भारतीय संविधान के निर्माण में महत्वपूर्ण भूमिका किसकी है? तो भारतीय संविधान के निर्माण में महत्वपूर्ण भूमिका किसका है? अभी इससे पहले इस क्वेश्चन की चर्चा किए थे, भीमराव अम्बेडकर। किनकी है? तो भीमराव अम्बेडकर की महत्वपूर्ण भूमिका है। अगला है सभ्य समाज, क्या है? सभ्य समाज यहाँ पर होगा, सभ्य समाज की आवश्यकता क्या है? ऑप्शन नंबर इसका बी होगा श्रम विभाजन, सभ्य समाज की आवश्यकता है श्रम विभाजन। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला 23 नंबर प्रश्न की ओर। हमारा 23वां प्रश्न है, विष के दांत कहानी के रचयिता कौन है? मतलब लेखक कौन है? तो विष के दांत कहानी के रचयिता नलिन विलोचन शर्मा है। कौन हो गए? नलिन विलोचन शर्मा। आगे बढ़ते हैं अगला प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न हमारा है 24 नंबर प्रश्न हमारा है, खोखा का दूसरा नाम क्या था? खोखा का दूसरा नाम क्या था? तो खोखा का दूसरा नाम कासू था, सुने होइएगा कासू बाबा। ठीक है, तो खोखा का दूसरा नाम कासू था, ध्यान रखने वाली बातें हैं। आगे बढ़ते हैं। अगला है आपका अगला क्वेश्चन, मदन किसका पुत्र था? मदन किसका पुत्र था? तो इसका ऑप्शन नंबर बी होगा, मदन गिरधर का पुत्र था, जो किरानी का काम करता था सेन साहब के यहाँ। चलिए आगे आपका व्याकरण है, तो ध्यान दीजिएगा, व्याकरण से भी हमने प्रश्न आपको दिया है 26 नंबर में। देखिए परवल कौन सी संज्ञा है? तो इसका ऑप्शन नंबर सी होगा, परवल जातिवाचक संज्ञा है, परवल जातिवाचक संज्ञा है। अगला है क्रूरता कौन सी संज्ञा है? ठीक है, क्रूरता कौन सी संज्ञा है? बताइएगा आप लोग। क्रूरता, तो क्रूरता हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर सी भाववाचक, क्योंकि दुख, दर्द, दया, गुस्सा, क्रूरता ये सारे भाववाचक, हम इसको सिर्फ फील कर सकते हैं, तो ये भाववाचक संज्ञा। आगे बढ़ते हैं। आगे है तोषक कौन सी संज्ञा है? तोषक कौन सी संज्ञा है? तोषक कौन सी संज्ञा है? ऑप्शन नंबर डी होगा, तोषक जातिवाचक संज्ञा है। ठीक है, आगे फिर संज्ञा से ही प्रश्न है। आगे संज्ञा से ही प्रश्न है, झुंड। ठीक है, झुंड कौन सी संज्ञा है? तो झुंड हो जाएगा समूहवाचक, क्योंकि झुंड में बहुत सारे लोग होते हैं, तो समूहवाचक संज्ञा। गंगा कौन सी संज्ञा है? तो गंगा किसी विशेष खास नदी का नाम है, इसलिए व्यक्तिवाचक संज्ञा, गंगा व्यक्तिवाचक संज्ञा है। चलिए आगे बढ़ते हैं। संज्ञा से ही अगला प्रश्न फिर हमारा है, देखिए जमशेदपुर कौन सी संज्ञा है? तो किसी खास स्थान का नाम है, तो जमशेदपुर हो जाएगा व्यक्तिवाचक संज्ञा, किसी खास व्यक्ति, वस्तु या स्थान के नाम को व्यक्तिवाचक संज्ञा, तो व्यक्तिवाचक संज्ञा हो गया जमशेदपुर। आगे हम आ जाते हैं समास से प्रश्न हमारा है। देखिए समास यथासंभव में कौन सा समास है? तो यथासंभव में अव्यभाव समास है, क्योंकि अव्य का प्रयोग है ना यथा। आप लोग पढ़े होइएगा संस्कृत में, यथा नदे सेंदमाना समुद्र अष्टम गच्छन्ति, तो यथा क्या है? अव्य है, इसीलिए अव्यभाव समास हुआ। अगला आपका प्रश्न है प्रश्न संख्या 33। चलिए प्रश्न संख्या 33 हमारा है पराधीन। ठीक है, पराधीन में कौन सा समास है? तो पराधीन में तत्पुरुष समास है, पर प्लस अधीन, पराधीन। अगला है पतझर में कौन सा समास है? तो पतझर में भी तत्पुरुष समास है, पत प्लस झर, पतझर में तत्पुरुष समास है। चलिए नेक्स्ट ऑब्जेक्टिव की ओर हम लोग चलते हैं। अगला हमारा है 35 नंबर, चरित्र चित्रण निम्नलिखित में कौन सा समास है? चरित्र चित्रण, तो ऑप्शन नंबर डी ही होगा, तत्पुरुष समास। ठीक, आगे है काल के कितने भेद हैं? काल को ही इंग्लिश में बोलते हैं टेंस। आप बताइए
काल के कितने भेद हैं टेंस के? तो हमको आपको बताए हुए होंगे कि काल के 3 भेद, हिंदी में वर्तमान काल, भूतकाल, भविष्य काल, इंग्लिश में प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस, फ्यूचर टेंस। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है वर्तमान काल के कितने भेद हैं? आपको बताते हैं टेंस जो होता है 3 प्रकार के, बाकी सभी का 4 प्रकार होता है। प्रेजेंट का सिंपल प्रेजेंट टेंस, प्रेजेंट इम्परफेक्ट टेंस, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। ठीक है, इसी प्रकार से हिंदी में भी 4 प्रकार ही होता है, लेकिन यहाँ ऑप्शन में 5 दिया है, यहाँ पर ऑप्शन गलत दिया है। चलिए इसको सही कर लेते हैं। ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर हो जाएगा 4 हो जाएगा 4। ठीक, वर्तमान काल के कितने प्रकार? 4 प्रकार हैं। क्लियर, आगे बढ़ते हैं। चलिए अगला प्रश्न है, अगला भविष्य काल के कितने प्रकार, कितने भेद है? भविष्य काल के कितने भेद है? तो भविष्य काल के भी 4 ही भेद होंगे, ऑप्शन नंबर डी होगा। भविष्य काल के भी 4 भेद होंगे। आगे आते हैं, शब्दों के बारे में जानते हैं। आगे हमारा है निम्नलिखित शब्दों में कौन सा शब्द तद्भव है? तो ऑप्शन नंबर डी पलंग। पलंग क्या हो जाएगा? तद्भव हो जाएगा। व्याकरण के बाद फिर आपके बिल्कुल जैसे आपके किताब में होता है ना प्रश्न, जिस प्रकार से एग्जाम में, उसी प्रकार से पूछा गया। वीडियो को लाइक कर दीजिए। देखिए अगला प्रश्न है निम्नलिखित शब्दों में कौन सा शब्द तत्सम है? तो ऑप्शन नंबर बी होगा कर्पूर। कर्पूर क्या है? तत्सम है। निम्नलिखित में कौन सा शब्द अविकारी है? तो धीरे धीरे, धीरे धीरे क्या है? अविकारी है, इसमें विकार उत्पन्न नहीं होता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला आपका प्रश्न है, अगला आपका प्रश्न है, देखिए आग को आप किस के अंतर्गत रखेंगे? आग को, तो आग हमारा हो गया तद्भव हो गया, आग हमारा तद्भव। आगे है निम्नलिखित शब्दों में कौन सा शब्द रूढ़ है? तो देश। देश शब्द क्या हो गया? रूढ़ हो गया। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। हम 44 नंबर प्रश्न की ओर जाते हैं। 44 नंबर प्रश्न हमारा है निम्नलिखित में कौन सा शब्द योग रूढ़ है? तो योग रूढ़ हो जाएगा जलज चंद्रशेखर, योग रूढ़। निम्नलिखित शब्दों में कौन सा शब्द विदेशज है? तो विदेशज हो जाएगा हमारा चाकू। ठीक है, चाकू हो जाएगा विदेशज। आगे बढ़ते हैं। आगे हमारा अगला प्रश्न है निम्नलिखित में यौगिक शब्द कौन सा है? तो यौगिक शब्द हो जाएगा हमारा पाठशाला। ठीक है, आगे है बच्चों से खेला जाएगा या किस वाच्य का उदाहरण है? वाच्य, तो कर्म वाच्य का, कर्म वाच्य का उदाहरण है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे हम 48 नंबर प्रश्न की ओर जाते हैं। 48 नंबर प्रश्न हमारा है 48 नंबर, अनादि में कौन सा समास है? तो अनादि में नयन तत्पुरुष समास है अनादि। अब आते हैं संधि विच्छेद। देखिए मनोरथ का संधि विच्छेद, तो मनोरथ का संधि विच्छेद मनः प्लस रथ, ऑप्शन नंबर सी, मनः प्लस रथ बराबर मनोरथ। चलिए अगला प्रश्न आपका संधि विच्छेद से ही है। देखिए क्या है, नाविक में किन किन वर्णों का, किन किन वर्णों का की संधि हुई है? तो इसमें हमारा हुआ है औ प्लस ई, समझ गए, औ प्लस ई, 9 प्लस 1 नाविक। देखिए शुद्ध वाक्य कौन है? तो शुद्ध वाक्य है आज की ताज़ी खबर, ये हुआ शुद्ध वाक्य। ठीक है, आगे चलते हैं। आपके आप बुक से प्रश्न आने लगा है, सेकेंड हिंदी से प्रश्न है। अब देखिए प्रश्न हमारा है जन्म से ही पागल है, तो जन्म से ही पागल कौन है? मंगू है। कौन है? मंगू है। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है हमारा प्रश्न संख्या 53 नंबर प्रश्न है भारत में बेरोजगारी का मुख्य कारण क्या है? तो भारत में बेरोजगारी का मुख्य कारण है जाति प्रथा, श्रम विभाजन चैप्टर, इनका लेखक भीमराव अम्बेडकर। आगे है सब पुराने अच्छे नहीं होते और सब नए खराब नहीं होते, VVI प्रश्न है। ये किसकी युक्ति है? कौन बोले थे? तो ऑप्शन नंबर सी हजारी प्रसाद द्विवेदी। ठीक है, हजारी प्रसाद द्विवेदी। इसका आंसर होगा हजारी प्रसाद द्विवेदी। नाखून क्यों भरते हैं? उनका ही लेखक ये भी है। चलिए आगे हम विशेषण में आए हैं। तो विशेषण से है निम्नलिखित में से विशेषण का भेद नहीं है, तो प्रो विशेषण जो है विशेषण का भेद नहीं है। पंडित बिरजू महाराज का जन्म कब हुआ था? तो पंडित बिरजू महाराज का जन्म 1938 ईस्वी में हुआ था। कब हुआ था? 1938 ईस्वी में हुआ था। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। लाइक कर दीजिए अभी तक लाइक नहीं किए हैं तो। 57 नंबर प्रश्न,
तत्पुरुष समास का उदाहरण नहीं है, तो तत्पुरुष समास का उदाहरण चौराहा नहीं है। देखिए इसमें भी राज प्लस पुत्र, पवन प्लस पुत्र, वन प्लस वास, तो दो शब्द मिला हुआ है तत्पुरुष। यहाँ पर चौ प्लस राहा थोड़ी होगा, चौराहा, ये तत्पुरुष समास नहीं है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न आपका है शुद्ध शब्द। ठीक है, शुद्ध शब्द कौन है निम्नलिखित में? तो अभिलाषा क्या है? अभिलाषा शुद्ध शब्द है। फ्रांस का प्रमुख कला केंद्र रहा है, तो एफिल टावर और एवेन्यू दोनों रहा है, इसका ऑप्शन नंबर सी होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न, अगला प्रश्न है हमारा अशुद्ध शब्द क्या है? अशुद्ध शब्द ऑप्शन नंबर बी होगा। अशुद्ध शब्द श्रृंगार होगा। क्या होगा? श्रृंगार, श्रृंगार होगा अशुद्ध शब्द। सॉरी, यहाँ पर क्योंकि देख सकते हैं यहाँ पर लिखा हुआ है श्रृंगार, तो यहाँ पर अगर री कर रहा था तब इसको शुद्ध बनाया जाता है, ये अशुद्ध शब्द है। अज्ञेय का जन्म कब हुआ? तो अज्ञेय का जन्म 1911 ईस्वी में हुआ था, 1911 ईस्वी में। आगे बढ़ते हैं। चलिए नेक्स्ट प्रश्न आपका 62 नंबर प्रश्न है, दिनकर की किस कृति के लिए ज्ञानपीठ पुरस्कार उनको मिला? तो उर्वशी, ऑप्शन नंबर सी होगा, उर्वशी। नौबत खाने में इबादत साहित्य की कौन सी विधा है? तो नौबत खाने में इबादत साहित्य की विधा है, ये व्यक्ति चित्र है। क्या है? व्यक्ति चित्र। आगे देखिए, आज जो है आज 7 फरवरी है और 7 फरवरी को हम आपको ये वीडियो बता रहे हैं। आपको डेली जो है 2-2 वीडियो मिलना शुरू हो जाएगा। ठीक है, तो ध्यान दीजिएगा, इंपॉर्टेंट प्रश्न है, आप डेली जरूर देखिएगा। प्रेमघन अपना आदर्श किसे मानते थे? तो प्रेमघन अपना आदर्श स्वामी विवेकानंद को मानते थे। आगे प्रश्न है, भारत माँ के श्रेष्ठ मुख की तुलना कवि ने किससे की है? तो भारत माँ ने श्रेष्ठ मुख की तुलना जो है छाया युक्त चंद्र से क्या है? ऑप्शन नंबर डी इसका सही होगा। आगे बढ़ते हैं। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर, 66 नंबर प्रश्न की ओर। 66 प्रश्न हमारा है, मिट्टी की अबोध मूर्तें कौन है? दिनकर द्वारा लिखा गया है कविता जनता। कौन है? जनता, जनतंत्र का जन्म शीर्षक था इसका। हिरोशिमा कविता किसका चित्रण करती है? तो हिरोशिमा कविता ऑप्शन नंबर डी होगा, आधुनिक सभ्यता की दुर्दांता मानवीय विभीषिका का चित्रण करती है। चलिए आगे आपका बुक से ही प्रश्न है, ध्यान दीजिएगा, इंपॉर्टेंट प्रश्न। आपको पूछा गया है बिस्मिल्लाह खां के साथ किस मुस्लिम पर्व का नाम जुड़ा हुआ है? तो ऑप्शन नंबर डी होगा, मुहर्रम। बिस्मिल्लाह खां के साथ मुहर्रम पर्व जुड़ा हुआ है। महात्मा गांधी के अनुसार उदार व बढ़िया शिक्षा क्या है? तो इसका ऑप्शन नंबर होगा सी, अहिंसक प्रतिरोध। और ये प्रश्न इंपॉर्टेंट, ठीक है, अहिंसक प्रतिरोध। वाणी कब इसके समान हो जाती है? अगला प्रश्न है, वाणी कब इसके समान हो जाती है? देखिए, तो इसका ऑप्शन नंबर होगा ए, राम नाम के बिना वाणी इसके समान होती है। रसखान के रचना काल के समय किसका राज्य काल था? तो उस समय वहाँ पर जहांगीर का राज्य था। रसखान के रचना काल के समय जहांगीर का राज्य काल था। चलिए आते हैं 72 नंबर प्रश्न पर। 72, कवि ने पर्जन्य किसे कहा है? तो कवि ने पर्जन्य बादल को कहा है, ऑप्शन नंबर सी। साहित्य की परंपरा का पूर्ण ज्ञान किस व्यवस्था में संभव है? ऑप्शन नंबर सी होगा, समाजवादी व्यवस्था में। ठीक है, समाजवादी व्यवस्था में। चलिए आगे 74 नंबर प्रश्न है, पंडित बिरजू महाराज का जन्म कब हुआ? ऑप्शन नंबर इसका होगा ए, 4 फरवरी 1938 ईस्वी को। आगे है, ला मदामोजेल द एवेन्यू किसकी कृति है? तो किसकी कृति है? पिकासो। किसकी कृति है? पिकासो, ध्यान रखिएगा। चलिए आगे आपका प्रश्न संख्या 76। ये से 100 प्रश्न में अगर आपने ध्यान से इसको देख लिया तो एग्जाम में आप पक्का जो है 50 प्रश्न को एकदम लगा दीजिएगा। अगला प्रश्न है, ला शत्रुज का धार्मिक उपयोग कब से कब तक होता रहा? ऑप्शन नंबर डी होगा, 14वीं सदी से फ्रेंच क्रांति तक। आगे है, मछली कहानी में किस वर्ग का चित्रण है? ऑप्शन नंबर सी होगा, निम्न मध्य वर्गीय परिवार का चित्रण है। ठीक है, मछली में निम्न मध्य वर्गीय परिवार का चित्रण है। प्रश्न संख्या 78 प्रश्न जो है, ध्यान दीजिएगा, बहादुर लेखक के घर से अचानक क्यों भाग गया? बहादुर लेखक के घर से, बहादुर कहानी आप पढ़े होइएगा, तो बहादुर लेखक के घर से अचानक क्या भाग गया? क्योंकि उसके प्रति, स्वयं के प्रति लेखक तथा उसके घर वाले के व्यवहार में परिवर्तन आया था। सब मारने पीटने लग रहा था, उसके बाद चोरी का इल्जाम लगा दिया था, बेचारा भाग गया। ऑप्शन नंबर सी हो। सहजात वृत्तियां किसे कहते हैं? तो सहजात वृत्तियां अनजान स्मृतियों को कहते हैं, जो हमारे साथ है ही नहीं बहुत पहले से, लेकिन वही होता है सहजात वृत्ति। जैसे कि हमारा नाखून, और ये नाखून क्यों बढ़ते हैं? शीर्षक से लिया गया है। प्रश्न संख्या 80,
नागरी लिपि के आरंभिक लेख हमें कहाँ से मिले हैं? तो इसका ऑप्शन नंबर होगा सी, नागरी लिपि के आरंभिक लेख हमें दक्षिणी भारत से मिले हैं, दक्षिणी भारत। चलिए अगला प्रश्न है, वेतमा दान पत्र किस समय का है? तो इसका ऑप्शन नंबर ए होगा 1020 ईस्वी में वेतमा दान पत्र 1020 ईस्वी का है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला हमारा प्रश्न है 82 नंबर का प्रश्न, पंडित बिरजू महाराज लखनऊ घराने की किस पीढ़ी के कलाकार हैं? तो ऑप्शन नंबर होगा बी, 7वीं पीढ़ी के कलाकार हैं। अगला प्रश्न है, सीता के बेटों ने सीता को कितने रुपये मंथली खर्च, महीने की खर्च देने का निर्णय लिया? तो 50 रुपये उसको देने का निर्णय लिया था। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न आपका है 84 नंबर प्रश्न, उत्तर भारत से नागरी लिपि के लेख कब से मिलने लगते हैं? इंपॉर्टेंट प्रश्न है, 8वीं सदी से। ठीक है। अगला प्रश्न है, बहादुर को कितने रुपये की चोरी का इल्जाम लगा था? बहादुर पर कितने रुपये चोरी का इल्जाम लगा था? तो 11 रुपये चोरी का इल्जाम लगा था। आगे आपका ग्रामर से प्रश्न है, हिंदी व्याकरण से, समास का प्रत्यय है, प्रत्यय इंपॉर्टेंट है, ध्यान दीजिएगा। बुढ़ापा में कौन सा प्रत्यय है? तो बुढ़ापा, पा प्रत्यय, पा, ऑप्शन नंबर ए। निम्नलिखित शब्दों में कौन सा शब्द शुद्ध है? तो ऑप्शन नंबर होगा बी, उच्छ्वास। उच्छ्वास क्या है? शुद्ध शब्द है। आगे हम बढ़ते हैं, प्रश्न संख्या 88 देख लीजिए, निम्नलिखित शब्दों में कौन सा शब्द शुद्ध है? तो इसका ऑप्शन नंबर ए होगा चरम उत्कर्ष, शुद्ध शब्द है। निम्नलिखित वाक्यों में कौन सा वाक्य शुद्ध है? तो ऑप्शन नंबर सी होगा, फूलों की एक माला ला दीजिए, ये वाक्य शुद्ध है। चलिए आपका प्रश्न संख्या 90, मात्र 10 प्रश्न और बचा हुआ है, ध्यान दीजिएगा। इंपोर्टेंट प्रश्न, अकल पर पत्थर पड़ना मुहावरे का सही अर्थ क्या होगा? तो होगा बुद्धि भ्रष्ट होना, ऑप्शन नंबर डी, बुद्धि भ्रष्ट होना। अगला है, वर्ण के कितने प्रकार हैं? वीवीआई प्रश्न, वर्ण के कितने प्रकार हैं? तो 2 प्रकार हैं, स्वर वर्ण और व्यंजन वर्ण, इंग्लिश में वोवेल और सेमी वोवेल। ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला है, स्वर वर्णों की संख्या कितनी है? तो स्वर वर्णों की संख्या जो है 10 है, स्वर वर्णों की संख्या 10 है। हिंदी में, इंग्लिश में नहीं, इंग्लिश में तो 5 ही है। ठीक है। आगे देखिए, व्यंजन वर्ण कितने हैं? व्यंजन वर्ण कितने हैं? तो व्यंजन वर्ण 33 है, याद रखिएगा, व्यंजन वर्ण 33 है। अगर कहीं पर कंफ्यूजन हो तो कमेंट जरूर कीजिएगा। ठीक है। अगला है, क वर्ण का उच्चारण स्थान क्या है? क कंठ से ही शुरू होता है, क ख ग घ अंग कंठ से, तो ये कंठ, ऑप्शन नंबर डी होगा। तालव्य स्व वर्ण का उच्चारण स्थान क्या है? तो तालव्य स्व वर्ण का उच्चारण तालु, तालव्य स्व, तालु से ही होता है, उसी से इसका नाम भी तालव्य स्व पड़ा है। चलिए 96 नंबर प्रश्न की ओर चलते हैं। देखिए, छ और तालव्य स्व का उच्चारण स्थान क्या है? तो छ तालव्य होगा, तालव्य स्व है। म का उच्चारण स्थान, मो बोलते हैं तो मो नाक से निकलता है, नासिका, ऑप्शन नंबर सी। आगे बढ़ते हैं। आपका 98 नंबर प्रश्न संख्या 98। ठीक है। 98 प्रश्न है, नौ का उच्चारण स्थान क्या है? तो नौ का उच्चारण स्थान नासिका ही है। आगे है, दुर्गऊ का उच्चारण स्थान क्या है? तो दुर्गऊ का उच्चारण स्थान दुर्गऊ, ओष्ठ है। और आपका लास्ट प्रश्न है, तो इंपोर्टेंट तो होगा ही, ध्यान दीजिएगा। लास्ट प्रश्न है, आपका लास्ट प्रश्न 100 नंबर का प्रश्न है, हिंदी में वर्णों की कुल कितनी संख्या है? तो ऑप्शन नंबर बी होगा 44। ठीक। इस वीडियो में हमने आपको 100 संभावित वीवीआई प्रश्न हिंदी में बताए। हिंदी में आपका एग्जाम हिंदी का आपको पता है 15 फरवरी का है, तो इसमें आपको बताया। आपको वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, कोई दिक्कत है, एग्जाम की तैयारी कैसी चल रही है जरूर बताइएगा। थैंक यू, मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू।